यह बात गोवा की है। मैं अपने फैमिली के साथ गोवा में रहता हूँ। हम पहले वहाँ एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। कुछ ही दिन पहले हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो कि वास्तव में बहुत ही बड़ा था। उसे पाकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक सारी चीज़ें बदलने लगी। हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मेरी माँ का परिवार आमतौर पे हमसे मिलने आया करता था। उस रात मेरा चचेरा भाई और मेरे रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे और रात के खाना खाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी मम्मी अपने बचपन की बातें सुना रही थी और सब लोग हंसे जा रहे थे कि तभी अचानक मेरी मम्मी ने बात करना बंद कर दिया और फर्श पर लेट गई। शुरू में हम में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी को एहसास हुआ कि मेरी मम्मी ने बात करना बंद कर दिया है। तभी उनकी नज़र मेरी मम्मी की तरफ गई। वे उन्हें फर्श पर लेटा हुआ देख हिल से रह गए। मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वे अभी भी ज़मीन पर लेटी हुई थी और उनके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, जैसे वे किसी चीज़ से दूर होने की कोशिश कर रही हों। अंत में माँ ने बहुत ही प्रयास के साथ कहा, या अल्लाह, और यह कहते ही वे खड़ी हो गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। हमने माँ से काफ़ी पूछा कि उनके साथ क्या हुआ, आप अचानक से ना फर्श पर कैसे लेट गईं? तो उन्होंने बताया कि कोई उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। वे कुछ कह नहीं पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। हम सभी बहुत ही भयभीत हो गए थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह बात आधी रात को घटी थी। अगली सुबह जब हमारे सारे रिश्तेदार चले गए तो मेरे पिताजी हमेशा की तरह अपने काम पे चले गए। हालांकि मुझे और मेरी माँ को डर लग रहा था, लेकिन हमने अपने पिताजी से बोला कि सब कुछ ठीक है और सुबह की बात है, कुछ होगा तो आपको तुरंत बुला लेंगे। दोपहर में मैं अपने कमरे में कुछ देर के लिए सो गया। अचानक मुझे ठंडी लगने लगी और मेरी नींद खुली। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर जा रहा था, तभी किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का देने की कोशिश की और मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर गया। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने मुझे नीचे से पकड़ रखा है। मेरी जोर की आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ती हुई वहाँ पर आई और चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोली। तभी सारी गतिविधियाँ बंद हो गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उस व्यक्ति के बारे में भी बताया जिसने मुझे पकड़ रखा था। माँ ने तुरंत पिताजी को फ़ोन किया और हम तुरंत कुछ दिनों के लिए उस घर से बाहर निकलकर अपने रिश्तेदार के घर चले गए। कुछ दिन बाद हम यह सोचकर वापस आए कि अब कुछ नहीं होगा। मेरी सिस्टर बेंगलोर से आ गई थी। रात के समय जब मेरी सिस्टर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी, तभी कंप्यूटर का अचानक से ना प्लग निकल गया। हम बार बार उस प्लग को लगाया करते थे और बार बार वो प्लग निकल जाया कर रहा था। मेरी सिस्टर को इन सब भूतिया चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह एक ऐसी लड़की थी जो डरती नहीं थी। उसे जब पता चला कि घर प्रेत बंदित है, वो बिना किसी को कहे चिल्लाने लगी, मैंने तुमसे नहीं डरती, तुम जो चाहो कर सकते हो। उसने प्लग को वापस सॉकेट में लगा दिया और कंप्यूटर फिर से चालू हो गया और फिर से प्लग अनप्लग हो गया। वह इतनी निराश हो गई थी कि उसने भूत को ही कोसना शुरू कर दिया। पापा माँ दौड़ते हुए आए और मेरी सिस्टर से चुप होने को बोला। मेरे पिताजी ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते और हर दिन यह हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। फिर हमने वे घर छोड़ दिया। जैसे जैसे हम घर से बाहर कदम रख रहे थे, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अब हम उस घर से बहुत दूर चले जाएंगे। अब हमारा खुद का एक घर है और मैं और मेरा परिवार सब खुशी खुशी रहते हैं। नैना और नवीन की अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के 20 दिन बाद ही
नवीन को मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने पे दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वे अल्माडा को छोड़कर मुंबई में रहने के लिए चले गए। मुंबई में जाने के बाद वे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत थी, भाड़े पे घर मिलना। उन्हें भाड़े पे घर नहीं मिल रहा था, और अगर कोई उन्हें भाड़े पे घर पसंद भी आता तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती थी कि वे उसे नहीं ले पाते थे। तभी नवीन के एक दोस्त ने उन्हें एक घर सुझाया, जो कि मात्र 3,000 रुपये के भाड़े पे मिल रहा था। खास यह बात थी उस घर में कि उस घर में बिजली बिल और केबल टीवी का बिल सब साथ में ही था, मतलब उन्हें भाड़े से अलग पैसे नहीं देने थे। यह बात नैना और नवीन को बहुत ज़्यादा खटकी। उन्होंने उस ब्रोकर से पूछा तो उस ब्रोकर ने बताया कि इस घर को सब लोग भूतिया घर मानते हैं और कोई भी इस घर में रहने नहीं आता है। नैना और नवीन को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, तो उन्हें इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगले दिन ही नैना और नवीन अपने नए घर में रहने आ गए। नवीन अक्सर हमेशा ऑफिस में ही रहा करता था और नैना घर पे रहती थी। नैना का सारा दिन घर का काम करते करते निकल जाता था। उन्हें इस घर में रहते अभी काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी अजीब शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। जैसा कि लोग कहते थे कि इस घर में भूत या प्रेत है, उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि रात में 12 या 12:30 बजे के करीब रात को उन्हें अपने घर से बाहर किसी घर के दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन वे लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था शायद कोई पड़ोसी का बच्चा शरारत कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी ज़िंदगी ऐसी कटती रही। फिर एक दिन नैना की माँ का फ़ोन आया। बातों बातों में नैना ने ये दरवाज़ा खटखटाने वाली बात सारी अपनी माँ को बता दी। यह सब बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई। उसकी माँ ने तुरंत नैना और नवीन के भाइयों को फ़ोन किया और सारी बात बताई और उन्हें नैना और नवीन के साथ रहने के लिए उनके घर भेज दिया। जब नैना और नवीन का भाई राज और जीवन नैना के घर पर आए तो उन्होंने नैना से सारी बातें पूछी। फिर नैना ने दरवाज़ा खटखटाने वाली सारी कहानी अपने देवर और भाई को बताई। वे दोनों भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया करते थे, इसलिए उन्होंने नैना की बात हंसी में उड़ा दी। उसके बाद जब रात हुई और नवीन अपने ऑफिस से घर आया तो सबने मौज मस्ती की और खाना खाने के बाद सोने चले गए। नैना और नवीन अंदर कमरे में सो रहे थे और उनका भाई और उसका देवर बाहर बरामदे में सो रहे थे। अभी रात के 2 या 2:30 बजे होंगे कि नवीन की भाई की आँख खुली, जिसका नाम राज था। राज ने देखा कि उसकी भाभी यानी नैना छत की ओर जा रही है। उसने उन्हें आवाज़ दिया, भाभी इतनी रात छत पे कहाँ जा रही हो? लेकिन नैना ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और छत की ओर जाने लगी। राज ने फिर से आवाज़ मारी, भाभी कहाँ जा रही हो? लेकिन नैना ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब तक राज की आवाज़ सुनकर जीवन और नवीन भी जाग चुके थे। वे लोग छत पर दौड़ते हुए गए तो उन्होंने देखा कि नैना छत की दीवार पर खड़ी है। अभी नैना छत से छलांग लगाने ही वाली थी कि नवीन ने जाकर उसे पकड़ लिया और उसको नीचे उतारा। उस समय नैना होश में नहीं थी और वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन मकान मालिक को फ़ोन करके बुलाया गया और यह सारी घटना उन्हें बताई गई। तब मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पर पहले एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसका एक बेटा रहा करता था। पति की अचानक एक दिन हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वे औरत अपने बेटे को कैसे भी पालती थी, लेकिन पिता के मरने के आघात में उसका बेटा भी एक दिन चल बसा। पति और बेटे की मृत्यु के बाद उस औरत ने छत पर से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन वे औरत इस घर को बहुत चाहती थी,
इसलिए उसका आत्मा कभी भी इस घर से नहीं गया। और जितने लोग भी अभी तक इस घर में आए हैं, उस औरत के प्रेत ने उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया है। वो इस घर में किसी और को नहीं रहने देना चाहती है। उसके बाद नवीन और नैना ने सारा किराया और चाबी उस मकान मालिक के हाथ में रख दिया और उसके बाद उस मकान को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले गए। यह कहानी मेरे एक फ्रेंड की है और सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी फ्रेंड कृति एक चौल में रहती थी। हर सुबह वह जल्दी जल्दी उठकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाया करती थी और फिर तैयार होकर अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाया करती थी। दोनों बहनें साथ ही स्कूल जाया करती थी। फिर एक दिन ऐसे ही कृति जब स्कूल जा रही थी तो गलती से उसका पाँव एक नींबू पर पड़ गया। नींबू पर सिंदूर लग रहा था और उस पर कुछ कीलें भी गड़ी गई थी। कृति अपनी बहन से बातें करने में इतना मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर नींबू पर जा लगा। कृति यूं ही अपनी बहन से बातें करते चली जा रही थी कि तभी उसे बहुत कमजोरी सी लगने लगी। उसे चक्कर सा आने लगा। तभी उसकी बहन ने उसे स्कूल ले जाने की बजाय उसे वापस घर ले जाना ही उचित समझा। घर पहुंचते ही कृति ने एक तरफ अपना बैग फेंका और दूसरी तरफ अपने जूते। उसकी माँ उसकी इस हरकत को देखकर बहुत हैरत में पड़ गई थी कि तभी कृति कमरे के बीच में आलती पालती मारकर बैठ गई। माँ ने उसकी बहन से पूछा कि क्या हुआ, तो बहन ने बताया कि स्कूल जाते वक्त कृति को अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी, इसलिए वे दोनों घर वापस आ गई। माँ ने कृति से बात करने की कोशिश की, उसे जोर से हिलाया और पूछा, कृति क्या हुआ तुझे, क्यों इतनी परेशान है, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी। कृति ने कोई जवाब नहीं दिया और माँ की ओर गुस्से से ताकने लगी। यह देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर गई। माँ ने सोचा कि इस बारे में उसे बाबूजी से बात करनी चाहिए। बाबूजी कृति के घर के पास ही रहते थे। वह बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक थे और बहुत से लोग उनके पास उनकी मदद के लिए जाया करते थे। माँ दौड़ती हुई बाबूजी के घर गई और उन्हें कृति की अजीब हरकतों के बारे में बताया। बाबूजी ने कृति को उनके पास लाने को कहा। फिर कृति की बहन और उसकी माँ किसी तरीके से कृति को घसीटते हुए बाबूजी के पास लेकर आए। कृति आना नहीं चाहती थी। जब वे लोग घर पहुँचे तो कृति घर के दरवाज़ा पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। माँ ने जोर से धक्का देकर कृति को घर के अंदर धकेलने की कोशिश की, मगर कृति टस से मस नहीं हुई और वहीं खड़ी की खड़ी रही। बापूजी यह सब देखकर समझ गए। उन्होंने माँ से कहा कि वे कृति को लेकर वापस घर चले जाएं, वह वहीं आकर उसे ठीक करेंगे। माँ और बहन कृति को वापस लेकर घर गए। 2 मिनट बाद बाबूजी फिर वहाँ पहुँचे। बाबूजी ने कृति के चारों ओर चावल का एक घेरा बनाया। कृति यह देखकर अपने दांत किटकिटाने लगी। इसके बाद बाबूजी ने अपने झोले में से एक भस्म निकाली और कृति के माथे पर लगा दिया। कृति के अंदर से एक छोटे बच्चे का भूत अलग अलग आवाज़ों में जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगा। बापूजी ने पूछा, तुम कौन हो, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। प्रेतात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ से अजीब अजीब से इशारे करती रही। इससे कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह इशारे क्या कर रही है। बापूजी ने कृति की माँ से एक बड़ी थाल में चावल भरकर लाने को कहा। थाल को बापूजी ने कृति के सामने रख दिया। प्रेतात्मा से बोले, तुम्हें जो भी कहना है इन चावलों पे लिख दो। तब प्रेतात्मा ने अपनी पूरी कहानी लिखना शुरू की। उस चावल पे उसने लिखा कि वह 4 साल की बच्ची है। उसकी सौतेली माँ ने उसे कई दिनों तक भूखा रखा, कुछ खाने को नहीं दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह बहुत भूखी थी। वह चाहती थी कि कोई उसे माँ की तरह प्यार से खिलाए। वह छोटी बच्ची का भूत और वे माँ के प्यार के लिए बहुत तरस रहा था। ये समझते ही कृति की माँ दौड़कर रसोई में गई और स्वादिष्ट खाने की थाली सजाकर लाई। उन्होंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया
प्रेत आत्मा सारा का सारा खाना खा गई। वह खाना खाने के बाद काफ़ी संतुष्ट लग रही थी और हल्के हल्के तरीके से मुस्कुरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में उसने कृति का शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। अगले दिन तक कृति बहुत बीमार रही, लेकिन उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई और पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी।